क्लास में हम लोगों ने बहुत ही शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन लिया था VS थ्योरी को लेकर। मैं उसमें भी बता चुकी थी कि ये थ्योरी मैं ऑलरेडी पहले पढ़ा चुकी हूँ, अलग नाम से मैंने नहीं पढ़ाई है, VBT हाइब्रिडाइजेशन के मिक्स करके पढ़ाई है, क्योंकि एट द एंड ये मैटर करता है कि आपसे सवाल बन रहे हैं कि आपसे सवाल नहीं बन रहे हैं, बात ख़त्म। ठीक है, अच्छा, तो ऐसा कुछ गलत तो नहीं पढ़ाया है कि तुम ऐसा लगेगा अरे यार ये थ्योरी तो हमारे से लाइफ से मिस कर दी। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग ड्रैगोज रूल को अभी पढ़ने वाले हैं। ड्रैगोज रूल के बारे में बातचीत करते हैं, देखते हैं ड्रैगो रूल क्या है। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इम्पॉर्टेंट पार्ट मतलब इस चीज़ को स्पेसिफिकली लोग एज एन एक्सेप्शन याद करते हैं। तो ठीक है, एज एन एक्सेप्शन ही याद करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं अगेन वही भाषा रिपीट करूँगी। एट द एंड ये मैटर करता है कि किसको चीज़ें याद है, दैट्स ऑल। ठीक है, लॉजिकल एक्सप्लेन करने का बहुत मौका मिलता है आगे, जब पढ़ोगे केमिस्ट्री इन डिटेल बहुत मौका मिलेगा, क्योंकि जिस एग्ज़ाम के लिए तुम अपीयर करने वाले हो वो वो एग्ज़ाम नहीं है जिसमें आप ये देख रहे हो कि आपके इसके पास कितना ज़्यादा ज्ञान है किसी टॉपिक को लेके। ये वो एग्ज़ाम है जिसमें आप ये देखते हो कि किसके अंदर कितनी ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहले ड्रैगो रूल समझते हैं, उसके बाद जो लास्ट वीडियो में मैंने बताए थे कि मैं कुछ चीज़ों को ड्रैगो रूल के साथ एक्सप्लेन करूँगी, वो मैं इस वीडियो के एंडिंग में समझा दूँगी। ठीक है, उस वीडियो में मैंने ठीक से समझाया नहीं था, रीज़न मुझे क्योंकि ये टॉपिक पढ़ाने के बाद वो बताना था, बस एक जीके फैक्ट दे दिया कि दूसरी बार सुनोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा अरे वाह। तो ड्रैगो रूल की शुरुआत करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ों पे पहले बातचीत कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल फैक्ट नंबर 1, ठीक है, आप लोगों ने अभी सुना तो नहीं होगा, बट मैं बता देती हूँ। दो लोगों का नाम मैं लेती हूँ, बहुत ही फेमस एग्जांपल है, सभी बुक्स में सभी रेफरेंस में आपको ये चीज़ दिखेगी, सभी लोग लेते हैं। ये क्या कहलाता है? दिस इज़ नोन एज योर प्यारा सुंदर सा अमोनिया, राइट। अच्छा, उसके बाद इसी का एक और हम लोग बंदू उठा लेते हैं, नाइट्रोजन फैमिली का। दिस इज़ नोन एज फॉस्फीन। ओके, दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या है? NH3 sp3 हाइब्रिडाइजेशन, PH3 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, वन लोन पेयर, ओके, वन लोन पेयर, ओके। हाइड्रोजन मतलब 3 बॉन्ड पेयर्स और प्लस आपका 1 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर। ओके, सेम हाइड्रोजन इज योर साइड एटम, हाइड्रोजन इज योर साइड एटम। सिर्फ और सिर्फ दोनों में एक ही चीज़ वैरी कर रही है, वो है सेंट्रल एटम। ऑब्वियसली वो तो वैरी करेगी ही, बिकॉज अदरवाइज दोनों सेम हो जाते हैं। लेकिन तो ऐसा हमें लगेगा कि इतनी सारी सिमिलैरिटीज़ अगर हैं तो इन लोगों ने सेम टाइप से बिहेवियर शो करना चाहिए, इन्होंने सेम टाइप से रिएक्शन शो करनी चाहिए, बट दे डोंट। उन्हें ऐसा नहीं पसंद। क्यों कैसा नहीं पसंद? मतलब आपका कैसा है, आपने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की, आप ये देखते हो कि जब अमोनिया को, ठीक है, एक ऐसे कंटेनर में डाला गया जिसमें वाटर था, तो अमोनिया और जो वाटर है ये दोनों मिलकर बहुत ही ज़्यादा क्विकली अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। यानी कि मैं ये कमेंट कर सकती हूँ कि अमोनिया इज़ कंपेरेटिवली टू PH3 हाईली वाटर सोल्यूबल है। ठीक है, वाटर सोल्यूबल है, हाईली वो क्या है, वाटर सोल्यूबल है। अच्छा, लेकिन अगर मैं फॉस्फीन की बात करूँ और अगर मैं इस फॉस्फीन को वाटर कंटेनर में डालती हूँ, तो वाटर कंटेनर में डालने के बाद आपका यही फॉस्फीन और यही वाटर आपस में रिएक्ट नहीं करता। यू विल सी नो रिएक्शन। वाई? डाउट नंबर 1। डाउट नंबर 2, हम लोग NH3 यानी कि अमोनिया को अ वेरी गुड बेस, हम इसे बहुत अच्छा बेस मानते हैं। आगे आयोनिक इक्विलिब्रियम में आप ये पढ़ोगे कि बेस की सही परिभाषा क्या है, अदरवाइज मेरे पास अभी तुरंत एक मैसेज आ जाएगा चैट में कि बताओ आपका बेस का मतलब क्या होता है, राइट। तो अभी जो आपने 10 तक पढ़ा है बेस की, जिसमें OH होता है अरेनियस सेरी का, उसको भूल जाओ। 10th को पढ़ाते वक्त ही बताया गया था कि आप जो पढ़ते हो 10th में वो एक अरेनियस सेरी है, बाद में अरेनियस सेरी फ्लॉप हुई है, आगे और थीरीज आई हैं जो आप पढ़ोगे। लेकिन अगर आप PH3 के बारे में बात करो तो PH3 कंपैरेटिवली टू NH3 नॉट अ गुड बेस। ठीक है, ये बताओ, सेम ग्रुप के हैं बट अच्छा बेस नहीं है बोल रही हूँ मैं। अरे यार ये कैसा हो सकता है? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। और भी कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस हैं क्या दोनों के इसमें, बताओ। तो हाँ, ये भी है। क्या है वो पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस, बताइए। पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस ये है कि जब मैं इस अमोनिया के अंदर में, इस NH3 के अंदर में कोई एसिड डालती हूँ, अरहेनियस एसिड, यानी कि जो उसको H+ दे सकता है, जो उसको H+ प्रोवाइड कर सकता है, तो H+ डालते बराबर तुम्हें जानते हो कि लोन पेयर आ जाएंगे
हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेंगे और वहाँ पे क्या बन जाएगा, अमोनियम आयन बन जाएगा, NH4 पॉजिटिव। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में बताया था ना, NH4 पॉजिटिव बन गया। ओके गुड। अब मैंने अगर मान लेते हैं फॉस्फीन लिया, और फॉस्फीन में मैंने तुमसे कहा कि चलो फॉस्फीन तुम्हारे अंदर मैं H+ डाल देती हूँ, लेकिन डाइल्यूट, मैंने तुम्हारे अंदर डाइल्यूट, वो मुझे बोलेगा ना, नो रिएक्शन। मैं बोलती हूँ चलो कोई बात नहीं, कंसनट्रेटेड डाल लो। तो कंसनट्रेटेड में बड़ा सोचने के बाद फॉस्फीन बोलता है ओके लेट्स सी, मैं बना लेता हूँ PH4 पॉजिटिव। लेकिन यही आपका डाइल्यूट एसिड जब मैंने NH3 में डाला था, तो उसने जो अमोनियम बनाने की जो उसकी रेट थी, वो रेट बहुत ही फास्ट थी। और इसको तो जब मैंने डाइल्यूट में डाला तो उसने तो फॉस्फीनियम आयन बनाने से ही मना कर दिया, लेकिन जब कंसनट्रेटेड में डाल रही हूँ तो भी उसकी रेट, ठीक है, तो भी उसकी रेट बहुत ही स्लो है एज कंपेयर टू अमोनिया। यानी कि इसकी जो रिएक्टिविटी है लोन पेयर देने की, ठीक है, लोन अपने इलेक्ट्रॉन दे के H को एक्सेप्ट करने की, वो उसी को बेसिक नेचर कहते हैं, ये भी कम है, ये भी कम है। बताओ कैसा है यार, ये तो हर रिएक्शन में फॉस्फीन आपके अमोनिया से पीछे छूट रहा है। चलो देखते हैं आखिर इनके स्ट्रक्चर में क्या है। तो हम लोगों को पढ़ने जा रहे हैं हम ड्रैगो रूल। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं व्हेन टू अप्लाई ड्रैगो रूल। हमें कैसे पता चलेगा कि किसी क्वेश्चन में ड्रैगो रूल अप्लाई करना है नहीं करना है, और ये ड्रैगोज रूल आया क्यों, क्या नीड क्या पड़ी इस रूल के आने की। तो देखिए सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, ड्रैगो रूल सिर्फ और सिर्फ ओनली अप्लाइड ऑन sp3 ओनली अप्लाइड ऑन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए ही आप ये रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, अच्छा इस रूल को अप्लाई करने का एक और नियम है, देयर मस्ट बी, आप लोगों के क्या होने चाहिए, देयर मस्ट बी 3 बॉन्ड पेयर्स, ओके, एंड 1 लोन पेयर, ये वाला सेट होना चाहिए। ओके, आपका जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम शुड बी फ्रॉम, वो कहाँ से होना चाहिए, शुड बी फ्रॉम ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 16। यानी कि आपके बोरॉन फैमिली से आप ऑक्सीजन फैमिली के बीच का कोई एक सेंट्रल एटम ले सकते हो। ठीक है, ओके, तो हमें ये बात समझ में आ गई व्हेन टू अप्लाई ड्रैगो रूल। ओके ओके, ठीक है, आगे बात चलाओ। नेक्स्ट, अब ड्रैगो रूल आया क्यों। अब देखो ड्रैगो रूल एक बहुत ही प्यारी सी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से आया है। ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन क्या है, हमने ये देखा कि जैसे अमोनिया है, अमोनिया के अंदर में हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये आप लोगों का स्ट्रक्चर है, जो कि तुम जानते हो ये एक 3D मॉलिक्यूल है। अगर इसे मीथेन होता तो एक 3D मॉलिक्यूल होता, और इसकी ज्योमेट्री टेट्राहाइड्रल होती। ठीक है, इसकी ज्योमेट्री क्या होती, टेट्राहाइड्रल होती। और टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री में आइडियल बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 109.28 मिनट्स होना चाहिए। बट अभी इसके प्रीवियस वाले वीडियो में पढ़े हो, बट ड्यू टू लोन पेयर आप लोगों के वहाँ पे रिपल्शन क्रिएट होगा। ठीक है, बॉन्ड एंगल जो अब है वो इसका लगभग 160 डिग्री के आसपास है। डेटा आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ठीक है, 160 डिग्री के आसपास है, कोई दिक्कत नहीं है, दैट्स वी आर ओके विद इट, ओके, नो इश्यूज़। अब आते हैं हम लोग इसके बाजू के पार्टनर्स में, वी विल मूव टू PH3। तुमने बोला ओ क्या दिक्कत है, PH3 भी तो वैसे ही है, इवन जो बाजू का साइड एटम है वो भी सेम है, तो क्या दिक्कत क्या है। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग फॉस्फोरस के बाद उसके नीचे मेंबर में आए। नीचे मेंबर में कौन आता है फॉस्फोरस के, तो नीचे का जो पार्ट है फॉस्फोरस के जो नीचे आता है आर्सेनिक। आपने आर्सेनिक को बुलाया, आर्सेनिक का भी आ गया, लो इस तरीके से ये आ गया। बोला चलो ठीक है मैं भी आ जाता हूँ। नेक्स्ट मेरे पास बनाने की स्पेस नहीं है, SbH3, तुम उसको ड्रॉ कर सकते हो, मैं यहाँ पे सिर्फ लिख देती हूँ SbH3, राइट। अच्छा, तो अभी यहाँ क्या हो जाएगा, देखो PH3 है, ASH3 है, SbH3 है। तुमने बोला कि मुझे बॉन्ड एंगल निकाल के दो, तुम बोले कि यार ये भी 3D है, 2 टेट्राहाइड्रल होगा, आइडियल 109.28 होना चाहिए, बट लोन पेयर की वजह से अगर अमोनिया में 107 हुआ है, तुम सेंट्रल एटम चेंज कर रहे हो, तो सेंट्रल एटम चेंज करने का थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, होना चाहिए 105, 106, 108, 109, मतलब नियर अबाउट, थोड़ा बहुत 2-2.5 डिग्री का अंतर, 4-5 डिग्री का अंतर। बट we found that in PH3 the bond angle was near about 94 डिग्री। क्या है, नियर अबाउट 94 डिग्री। और जो उसके पीछे आ रहे हैं आर्सेनिक, AS वगैरह, उनमें बॉन्ड एंगल था 93 डिग्री एंड 92 डिग्री। अब मैंने जो इसके प्रीवियस वीडियो बनाया था उसमें आई थिंक पॉइंट्स में डेटा दिए थे 94.5, 91.5। अब उतने में तुम एडजस्ट कर लेना, वो एक्चुअल में सोर्स टू सोर्स आप लोगों का डेटा वेरी करता है थोड़ा बहुत। डेटा तो मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, आपके याद करने का कोई सेंस नहीं बनता है, बिकॉज दे आर ऑफ नो यूज़। ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए लॉजिक, बस बात खत्म। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
तो तुमने बोला यार ये तो बॉन्ड एंगल में इतना, ये सारे के सारे देखो ये ऑलमोस्ट सेम है, ये वाले ऑलमोस्ट सेम है। और अब तुम मुझे एक बात बताओ, बॉन्ड एंगल हम किसे कहते हैं? सेंट्रल एटम और जो आपका साइड एटम है और जो दूसरा एक और साइड एटम है, उनके बीच के उस एंगल को हम लोग बॉन्ड एंगल कहते हैं ना। तो यहाँ पे पहली बात तो 3 बॉन्ड बन रहे हैं, और 3 बॉन्ड 94 डिग्री, 93 डिग्री और 92 डिग्री है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के क्लोज आ रहा है, 90 डिग्री के नियरली बहुत क्लोज आ रहा है। एक 3D मॉलिक्यूल में 90 डिग्री के क्लोज आ रहा है, और बल्कि आना कितना चाहिए था? 107 का 106 हो जाता, 101 हो जाता, 100 हो जाता, ये चलो जान दो 109 को भी क्रॉस कर जाता, बट ये तो यार डिक्रीज हो गया। तो इसका मतलब ड्रैगो रूल ये कहता है कि देखो, आप लोगों के पास 2 कंसेप्ट थे अभी तक। पहला कंसेप्ट आप लोगों के पास क्या था? आप लोगों के पास पहला कंसेप्ट था बहुत ही प्यारा सा, ओवरलैपिंग। उसको आपने लात मार के भगाया। क्यों लात मार के भगाया? याद करो, उस वक्त भी मैंने एक बहुत स्टैंडर्ड सा एग्जांपल दिया था आपको मीथेन का, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मीथेन में चारों बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के आएंगे। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चारों जो 3 प्रकार की बॉन्ड है वो सेम होनी चाहिए, एक डिफरेंट होनी चाहिए, बट एक्सपेरिमेंटली हमें पता चला कि वो सब तो सेम थी। तो हमने उस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए फिर हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट लेकर आए। तो अब यहाँ पे ये सब बॉन्ड एंगल 90-90-90 के केस में आ रहे हैं, ये सब 90-90-90 वाले हैं। अब 90-90 वाले हाइब्रिडाइजेशन कैसे हो सकते हैं, मतलब 90-90 वाले आंसर्स कैसे आ सकते हैं, तुम खुद सोचो। तो एक इंसान था, उस इंसान ने सोचा कि ज़रूर ना कुछ ऐसा हो रहा होगा। उसने बोला कि फॉस्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन तो बताओ भैया। तो हमने बोला कि फॉस्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन 3s2 होगा, 3p3 होगा। तो वो इंसान बोलता है इन केस ऑफ फॉस्फोरस, इन केस ऑफ आर्सेनिक, इन केस ऑफ आपका Sb, आप लोगों के पास ये जो 3s वी आर ओके विद इट, ये जो आप लोगों का 3p3 है, इसमें जो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स है, ये डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली इसके साथ क्या कर रहे हैं? हाइड्रोजन के साथ हर एक ऑर्बिटल में जो एक इलेक्ट्रॉन है डायरेक्टली बॉन्ड किसके साथ बना रहा है? हाइड्रोजन के साथ। लेकिन इसमें क्या है? तुमने बोला इसमें क्या है? इसी चीज को तो हम महाराज लोग ओवरलैपिंग कहते हैं। इसी चीज को तो हम लोग ओवरलैपिंग कहते हैं कि डायरेक्ट एटम का, सेंट्रल एटम का पी ऑर्बिटल साइड एटम के ऑर्बिटल के साथ पटपट ओवरलैपिंग कर रही है। लेकिन हमने तो अमोनिया में कुछ ऐसा पढ़ा था कि हमने तो ये पढ़ा था ना, मीथेन में कॉन्फ़िगरेशन विल बी 2s2 और आपका ये जो 2s2 है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो में आपकी 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये सबरे के सबरे तो मिक्सिंग करेंगे, अंडर को मिक्सिंग करने के बाद ये लोग अपने अंदर से 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्रिएट करके बाहर आएंगे, और फिर वो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ आप लोगों के आपके 3 हाइड्रोजन आके रहेंगे, और एक तरफ एक लोन पेयर रहेगा। यही पढ़े थे हम तो। और अगर हाइब्रिडाइजेशन हो रही है NH3 में, तभी तो बॉन्ड एंगल उसके नियमों के अनुसार 107 के आसपास आ रहा है, मतलब 109 आना चाहिए था, बट क्या करें, लोन पेयर की वजह से 107 हो गया। तो 90 वाला बॉन्ड एंगल तो तभी आ सकता है जब ये PX, PY और PZ ने डायरेक्टली बिना हाइब्रिडाइजेशन किए H के साथ बॉन्डिंग बना ली हो, क्योंकि वी नो दैट कि PX, PY एंड PZ दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बराबर। ये सब की सब क्या है? एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बना के रखती हैं। तो इसका मतलब उसने ऐसा सोचा कि क्योंकि हमारी एक्सपेरिमेंटल डेटा वैल्यू 90 के क्लोज आ रही है, तो इसका मतलब ज़रूर आप लोगों का जो PH3 फॉस्फीन या उसके नीचे के जो हाइड्राइड वाले लोग हैं, उन लोगों के इसमें आप लोगों का जो सेंट्रल एटम है फॉस्फोरस, वो हाइब्रिडाइजेशन नहीं करता, ठीक है। आई एम सॉरी। तो अब आप लोगों का ये जो है इस केस में, ये यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम है, 90 डिग्री क्लोज है। इन तीनों के केस में नो हाइब्रिडाइजेशन। सुनकर अजीब लगेगा कि अरे अभी अभी तो हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट पढ़े थे, अभी अभी हाइब्रिडाइजेशन भगा दी गई। यस, क्योंकि हम जो थियरी बनाते हैं, हम जो रूल्स बनाते हैं, हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ को जस्टिफाई करने के लिए बनाते हैं। वी डोंट हैव एनी प्रूफ, वी आर जस्ट वर्किंग ऑन असम्पशन, वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग द लॉजिक्स विच कैन एक्सप्लेन आवर एक्सपेरिमेंटल डेटाबेस। तो इससे ये समझ में आता है कि अच्छा, यानी कि तुम तीनों ने हाइब्रिडाइजेशन नहीं की है, तुम तीनों ने जस्ट क्या की है? ओवरलैपिंग की है, जस्ट ओवरलैपिंग। जिस ओवरलैपिंग को हमने तमाचा मारा था कि नहीं नहीं तुम तो CH4 को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, ये लोग वही ओवरलैपिंग कर रहे हैं, ये लोग वही ओवरलैपिंग कर रहे हैं।
और रही बात आपके NH3 की, तो इन तीनों में हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, इन तीनों में हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रही, और अमोनिया के अंदर में क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन होती है। तुम्हें लगेगा क्या मैडम बॉन्ड एंगल हाइब्रिडाइजेशन होती नहीं होती, से क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता है। क्या फ़र्क पड़ता है वो अभी नीचे देखो, ये देखो, ये जो तीन थे, इस PX ने हाइड्रोजन को जोड़ लिया, इस PY ने हाइड्रोजन को जोड़ लिया, इस PZ ने हाइड्रोजन को जोड़ लिया, तो ये मान लेते हैं ये PX वाले के साथ ये PY है और ये PZ वाला है। ये कौन है? तुम बोलोगे लोन पेयर। कहाँ का लोन पेयर? 3s का, क्योंकि ये तो है ना 3s का, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन ऊपर जो फॉस्फोरस के ऊपर दिख रहे हैं ये s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स है। ये कहाँ के इलेक्ट्रॉन्स है? s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स है। आर्सेनिक के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं ये कहाँ के? s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स है। इसके ऊपर जो होंगे वो कहाँ के होंगे? 5s के ऊपर के होंगे। सो व्हाट ये पगलो कि इस अमोनिया के ऊपर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो s ऑर्बिटल के नहीं है, क्योंकि आप लोगों के अमोनिया ने हाइब्रिडाइजेशन की, हाइब्रिडाइजेशन करके उसने 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाए, जिन 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम sp3 था। sp3 उनमें से 3 sp3 लोगों ने 3 हाइड्रोजन का हाथ पकड़ लिया, एक sp3 अपने ऊपर लोन पेयर लेके बैठा है। यानी कि ये जो लोन पेयर है ये s का लोन पेयर ना है, ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का लोन पेयर है। किसका लोन पेयर है? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का। इतना तुम्हें समझ में आना चाहिए, ठीक है। वो किसका लोन पेयर है? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का लोन पेयर है। और बाकी 3 केसेस में वो कहाँ के लोन पेयर है? s के। किसके लोन पेयर है? s के। तो ये जो होते हैं 3s 4s 5s ये प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये प्योर, ठीक है, नो मिक्सिंग, एकदम 100% शुद्ध, एकदम प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल है, कंप्लीट s। इनके अंदर 100% s कैरेक्टर है, कूट कूट के भरा हुआ। अब लेकिन आपके NH3 में जो लोन पेयर है, NH3 का जो लोन पेयर है वो इट इज़ नॉट प्योर। क्यों प्योर नहीं है? अरे P मिक्स कर दिया ना तुमने, कहाँ से प्योर रहेगा बोलो वो, ठीक है, तुमने प्योर P मिक्स कर दिया उसमें, कहाँ से प्योर है? तो अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये प्योर s का इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब इसके अंदर s कैरेक्टर कितना है? तुम बोलोगे मैडम 100% s कैरेक्टर है, परसेंट का साइन पीछे लगा लेना, ठीक है, 100% s कैरेक्टर है इसके अंदर। मैं पूछूंगी आर्सेनिक पे कितना है? तुम बोलोगे 100% s कैरेक्टर है। मैं बोलूँगी क्या नाम है इसका, एंटीमनी पे कितना है? तुम बोलोगे 100% s कैरेक्टर है। लेकिन अगर मैं ये पूछूंगी नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है भाई, उस पे एस कैरेक्टर कितना है? तुम बोलोगे मैडम मात्र 25% एस कैरेक्टर है। हाउ? प्रीवियस वीडियोस में सिखाया है कितना एस कैरेक्टर है, 25% एस कैरेक्टर। तो एस कैरेक्टर से क्या होता है सो है। तो देखो एस कैरेक्टर का मीनिंग क्या है, व्हाट डू यू मीन या व्हाट डू यू फील व्हेन यू लिसन या व्हेन यू रीड द वर्ड एस कैरेक्टर। एस कैरेक्टर मीन्स हाउ क्लोज यू आर टूवर्ड्स द न्यूक्लियस। आप न्यूक्लियस से कितने करीब हो, आप न्यूक्लियस से कितने करीब हो, ये वो बताता है आप न्यूक्लियस से कितने करीब हो। तो जितना ज़्यादा आपका एस कैरेक्टर होगा, जितना ज़्यादा आपका एस कैरेक्टर होगा उतने ज़्यादा आप न्यूक्लियस के करीब रहोगे, ठीक है। जितना ज़्यादा आपका एस कैरेक्टर होगा आप उतने ज़्यादा क्या रहोगे, न्यूक्लियस के करीब रहोगे। तो उतना ज़्यादा यानी कि वो इलेक्ट्रॉन डीपली सिचुएटेड है न्यूक्लियस के पास, मतलब वो न्यूक्लियस के बहुत अंदर तक है। तो जब तुम H+ को लाते हो और फॉस्फीन को बोलते हो कि जा फॉस्फीन अपना इलेक्ट्रॉन दे उस H+ को, और वहाँ पे जाके तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, फॉस्फीन बोलता है अरे यार मैं दे देता लेकिन मेरा जो इलेक्ट्रॉन है ना वो 100% एस कैरेक्टर वाला है और डैशवर्ड वो एकदम न्यूक्लियस के अंदर घुसा पड़ा हुआ है। सो हाउ कैन आई रिमूव दैट इलेक्ट्रॉन? मैं वो इलेक्ट्रॉन कैसे निकालूं, बताओ मुझे। वो इलेक्ट्रॉन में कैसे निकालूं? वो नहीं निकल रहा है, उसको बहुत ताकत लगेगी, इसीलिए बहुत ताकत लगेगी, मतलब बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए डाइल्यूट एसिड्स उसको नहीं निकाल पाते। और जब आप कंसनट्रेटेड डालते हो तो कंसनट्रेटेड वाले बड़ी मुश्किल से उस इलेक्ट्रॉन को खींच के लालच दे के बाहर लाते हैं और H+ के साथ जोड़ के उसको फॉस्फोनियम आयन में कन्वर्ट करते हैं। ये रीज़न है, आप समझ लो, ये रीज़न है। इसीलिए आपका PH3 एक बैड बेस है। गुड बेस उसको कहा जाता है जो अपने ऊपर रखे हुए इलेक्ट्रॉन पेयर को, लोन पेयर को ईजिली दे दे। वो बेचारा ईजिली नहीं दे पाता है, ठीक है। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि जो लोन पेयर होता है, लोन पेयर जो होता है ऑन NH3 कैन बी ईजिली टेकन आउट, कैन बी ईजिली रिमूव्ड। क्यों हम उसको ईजिली रिमूव कर पा रहे हैं? बिकॉज इट इज़ नॉट प्योर, या फिर कह सकते हैं बिकॉज इट हैज़ क्या कहते हैं आप लोगों का लेस
परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। लेस परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर का मतलब वो न्यूक्लियस के पास ज़्यादा अंदर तक ठुसा हुआ नहीं है, और जो न्यूक्लियस के करीब होता है न्यूक्लियस उससे बहुत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से उसको जोड़ के रखता है, और क्योंकि न्यूक्लियस उसको बहुत अच्छे से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जोड़ के रखा है तो उसको निकाल पाना डिफिकल्ट है। और वहीं पे आप लोगों का जो लोन पेयर होता है ऑन फॉस्फीन ऑन PH3 कैन नॉट बी ईजीली टेकन आउट। आप उसको ईजीली नहीं निकाल सकते, ठीक है, कैन नॉट बी ईजीली टेकन आउट। वो आप लोग उसको रिमूव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज इट इज़ 100% आप लोगों का प्योर एस कैरेक्टर वाला स्पीशीज़, और अगर वो 100% प्योर एस कैरेक्टर वाला स्पीशीज़ है देयरफॉर वो बहुत ही ज़्यादा डीपली क्या रहता है, सिचुएटेड रहता है। किसमें सिचुएटेड रहता है? इनसाइड, या फिर डीपली सिचुएटेड इन दी एटम, या फिर आप ऐसा कह सकते हो वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस। और क्योंकि वो वेरी क्लोज होता है न्यूक्लियस के, तो न्यूक्लियस उसे बहुत ताकत से उसको पकड़ के रखता है और उसको आप निकाल नहीं पाते। बस दिस इज नोन एज ड्रैगो रूल। तो ड्रैगो रूल ये कहता है कि आप लोगों का जो NH3 है, ठीक है, अच्छा, फिर आप लोगों का जो PH3 है और जो आप लोगों का ASH3 है और आप लोगों का जो SBH3 है, ग्रुप नंबर 15, ठीक है, या फिर 5A इसको भी बोल सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद ऑक्सीजन फैमिली के भी चलो मिल के आ जाते हैं। H2O जो है, फिर उसके नीचे में H2S, फिर H2SE, उसके बाद H2TE। इन वाली स्पीशीज़ में, ये जो आप लोगों के पास स्पीशीज़ हैं, इन स्पीशीज़ में आप लोगों का बिल्कुल भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती। ये कहता है ड्रैगो रूल। इनके अंदर में कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, नो हाइब्रिडाइजेशन। ये वाले जो लोग हैं ये बिना हाइब्रिडाइजेशन के लोग हैं, ठीक है, इनके अंदर में कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, नो हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे ओनली ओवरलैपिंग, यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ ओवरलैपिंग है। और ये जो दो लोग हैं इस तरफ के, ये दो लोग जो हैं यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, ठीक है, समझ रहे हो। अब इसी क्योंकि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो रही है इसीलिए इनका जो बॉन्ड एंगल है वो 109 के अप्रॉक्स आपको दिखेगा। और क्योंकि इनमें ओवरलैपिंग ही नहीं हो रही है तो सिंपल PX PY PZ हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, तो इसीलिए इनका जो बॉन्ड एंगल है अप्रॉक्सीमेटली आपको कितना मिलेगा, 90 डिग्री के आसपास मिलेगा। इसमें जो आप लोगों का लोन पेयर होता है वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का होता है, और इसमें जो लोन पेयर होता है वो आप लोगों का लोन पेयर होता है ऑफ NS, जिस भी आप बात कर रहे हो। अगर फॉस्फोरस की बात कर रहे हो तो 3S, आर्सेनिक की बात कर रहे हो तो 4S 5S। NS का ऑर्बिटल का होता है, NS एटॉमिक ऑर्बिटल का, और यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल का। बस इसी वजह से यहाँ पे आप लोगों को बॉन्ड एंगल में इस तरीके का फर्क देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? फर्क देखने को मिलता है। नो हाइब्रिडाइजेशन। क्या होती है? नो हाइब्रिडाइजेशन। अब क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डीपली है, तो जब उस डीपली इलेक्ट्रॉन को तुम बोलोगे कि लो H+ आ गया, मेरे को तुम अपना इलेक्ट्रॉन दे के ये बना लो, बोलेगा भाई मैं कैसे दूं, मेरा तो इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं रहा ना, न्यूक्लियस ने उसको जकड़ के रखा है। क्या करके रखा है? जकड़ के। सिमिलरली यहाँ पर भी आपका NH3 वाटर में तभी डिजॉल्व हो पाता है जब वाटर के साथ वो क्या करता है, आप लोगों का बॉन्ड वगैरह बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो वहाँ लोन पेयर देता है। वो कुछ भी नहीं कर पा रहा, वो लोन पेयर दे ही नहीं पा रहा है, इसीलिए वो सारे काम आपका फॉस्फोरस या आर्सेनिक या आपके एंटीमनी के हाइड्राइड्स नहीं कर सकते जो NH3 के हाइड्राइड्स कर सकते हैं, या फिर सोड क्या नाम है उसका, नाइट्रोजन के हाइड्राइड कर सकते हैं। बस खत्म हो गई हम लोगों की कहानी। इसीलिए NH3 में जब तुम एसिड डालोगे तो NH4Cl बहुत क्विकली बनेगा, ठीक है, NH4+ बनेगा बहुत ही क्विकली। बट अगर तुम PH3 में डालोगे तो कुछ नहीं होगा। कंसनट्रेटेड डालोगे तो थोड़ा बहुत भी हो जाएगा, लेकिन बहुत ही स्लोली होगा। NH3 में जब तुम पानी डालोगे या पानी में NH3 डालोगे तो उन लोग बहुत ही ऑर्डिनरी टेम्परेचर में डिजॉल्व हो जाएंगे। लेकिन जो बेचारा फॉस्फीन, अगर उसमें पानी डालोगे वो बोलेगा ना भाई ना, मैं ना हो सकता हूँ। बस दिस इज नोन एज ड्रैगो रूल। खत्म कहानी। अब इसको जो पेपर वाले हैं ना ऐसे कंफ्यूज करके देते हैं। आपको बोलेगा लेट्स से BCl3 वर्सेस AlCl3। आप बोलोगे अच्छा ड्रैगो रूल। क्यों ड्रैगो रूल? क्योंकि ड्रैगो रूल की खास बात तुमने ऑब्जर्व की। ड्रैगो रूल में ये देखो, ड्रैगो रूल में क्या, तो मैं स्टार्टिंग में ही बताया था। ड्रैगो रूल कहाँ गया मेरा स्टार्टिंग पार्ट? हाँ, हाइब्रिडाइजेशन सेम होती है, ठीक है, और उसके अलावा आप लोगों का सेंट्रल एटम से वेरी करता है और आजू बाजू के बॉन्डेड एटम भी सेम होता है। तो तुरंत तुम्हारे दिमाग में आएगा चलो इस पर ड्रैगो रूल लगा दे, बट इस पर ड्रैगो रूल मत लगाना। क्यों? ग्रुप नंबर 13 का तो है मैडम। ड्रैगो रूल तभी लगाते हैं महान प्राणियों जब आप लोगों के पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो।
क्या ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन का केस है? क्या ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है? सो डू नॉट अप्लाई या फिर डोंट अप्लाई ड्रैगो रूल। यहाँ पे ड्रैगो रूल मत अप्लाई कर देना, ठीक है। यहाँ पे क्या नहीं करना, ड्रैगो रूल अप्लाई नहीं करना। फिर मैडम अगर यहाँ ड्रैगो रूल अप्लाई नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे? अब समझते हैं हम लोग। अब जो मैंने लास्ट वीडियो में नहीं समझाया था अब बताते हैं। देयर आर टू केसेस, ठीक है, 2 केसेस समझते हैं, बहुत ही ईजी है, ध्यान से समझोगे इससे सारे सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चन। केस 1, आप लोगों का सेंट्रल एटम सेम रखेंगे हम लोग, और जो साइड एटम्स होते हैं एस ए उन्हें हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक केस ये हो सकता है कि सेंट्रल एटम को हम लोग वेरी करेंगे या चेंज करेंगे और साइड एटम्स को हम लोग फिक्स कर देंगे। अच्छा, अब रूल को ध्यान से सुन ले आप, ठीक है। रूल्स को आप लोगों को ध्यान से सुनना है। रूल्स ये हैं, सिंपल से, सोबर से, प्यारे से भाषा में, लास्ट वीडियो में भी मैं बता चुकी हूँ, बट रूल्स को अगर आप याद रखोगे तो रूल्स को याद रखने से कैसा होता है, आधी से ज़्यादा जो दुख तकलीफ़ें होती हैं वो सॉर्ट आउट हो जाती हैं। ज़्यादा तकलीफ, ज़्यादा दुख, ज़्यादा दर्द नहीं होता जितना बिना रूल्स को बिना याद किए होता है। तो देखो, रूल बहुत ही सिंपल से रहेंगे। आप लोगों को जब भी इस टाइप का कोई एक केस देखने को मिले, ठीक है, कि आप लोगों का जो साइड आइटम है वो सेम है, अच्छा उसके अलावा जो लोन पेयर्स हैं वो भी आप लोगों ने सेम रखे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ दिखे, साइड आइटम भी सेम है, आप लोगों का लोन पेयर भी सेम है, आप उसमें क्या कर रहे हो, बस उसका सेंट्रल आइटम आप क्या कर रहे हो, वेरी कर रहे हो, ओके। तो अब इसमें रूल ये कहता है, सिंपल सा ध्यान रखना रूल को, अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो सेंट्रल आइटम की होती है, अगर आप उसको बढ़ाओगे तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, घटाओगे तो बॉन्ड एंगल घटेगा। यानी कि बॉन्ड एंगल का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और सेंट्रल एटम के साथ कैसा लेना देना है, डायरेक्ट। अब समझते हैं आखिर ऐसा क्यों। देखो, बहुत ही सिंपल है। लास्ट वीडियो में मैंने वैसे बताया है रीज़न, लेकिन समझाया नहीं था, जस्ट बता दिया था। अब समझते हैं इसके रीज़न को। क्या है आपके पास, देखो NH3 है और एक PH3 है। मेरे को बेस्ट एग्जाम्पल लगता है क्योंकि ज़्यादा लोन पे की झंझट नहीं होती और समझाने में आसान हो जाता है। ये आप लोगों ने 3 बॉन्ड्स बनाए हैं, ये इधर पे ऐसे, ठीक है, प्यारे प्यारे 3 बॉन्ड्स। ये आप लोगों का PH3 है। ड्रैगो रूल के बेसिस पे तो समझा ही चुके हैं, ठीक है, बट विदाउट ड्रैगो रूल अगर इसको समझना हो तो फिर कैसे करेंगे, ये उसी का लॉजिक है। तुम जानते हो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के वैल्यू में, हाँ जानते हैं, कितनी होती है, 3 के आसपास होती है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन कितनी होती है, 2.1 के आसपास होती है। ये डेटा आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, ये डेटा आप लोगों को याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी क्या होती है, हाँ, बट ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, इतना तो पता ही होना चाहिए, जो आप लोगों ने पढ़ के भी रखा है। कहाँ पे पढ़ के रखा है, क्या कहते हैं उसको, कौन सा चैप्टर किए थे हम, पीरियोडिसिटी में। चलो फॉस्फोरस से बात करते हैं। तो इस फॉस्फोरस के केस में जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ फॉस्फोरस है ना वो 2.19 होती है, और जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन होती है वो 2.1 होती है। मतलब आप ये कह सकते हो कि जो आप लोगों के पास हाइड्रोजन है, उस हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है फॉस्फोरस के। ओह ठीक है, कोई बात नहीं। तुम्हें क्या लगता है ये कौन सा बॉन्ड होगा, ये आप लोगों का कोवैलेंट बॉन्ड है। बचपन से जो पढ़ते आ रहे हैं उसी बात पे बात करते हैं। हमें ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, एग्जैक्टली सेंटर में होने चाहिए। ये ऐसे नाइट्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, दोनों इलेक्ट्रॉन बड़े राजी खुशी बीच में बैठे हुए हैं, ठीक है, ऐसा हम एक्सपेक्ट करते हैं। बट एज यू नो, जब किसी एक एलिमेंट के एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है तो उसके मन में आता है लालच। वो बोलता है यार कि माना कि मैं कोवैलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना रहा हूँ, इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं अपने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बीच में रखूंगा। उसके मन में आता है लालच। वो क्या करता है कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कायदे से बीच में होना चाहिए था, उस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कायदे से बीच में रहने नहीं देता है और उसको वो क्या कर देता है, शिफ्ट करवा लेता है। किसकी तरफ, जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी। यानी कि बिटवीन नाइट्रोजन एंड बिटवीन हाइड्रोजन इफ़ आई विल आस्क यू कि किसके तरफ वो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं, तुम बोलोगे कि ये सेंटर में रहने चाहिए थे, बट सेंटर में ना रहते हुए ना वो लोग ना लालच में आ गए और लालच में आके हल्के से नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो गए। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग टूवर्ड सेंट्रल एटम, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग टूवर्ड सेंट्रल एटम इफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज व्हाट, ग्रेटर।
ठीक है। अच्छा, तो सिमिलरली बाकी की 3 जगह भी यही सिनेरियो रहेगा। तो तुम एक तरीके से ऐसा कह सकते हो कि ऑन सेंट्रल एटम, ठीक है, बॉन्ड पेयर का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इंक्रीज हो रहा है, यानी कि इफ आई कंसिडर दिस एज माई सेंट्रल एटम देन इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड, ये रहे आपके इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये रहे आपके इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्लाउड मतलब बादल नहीं, द रीजन कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी पाई जाने की होगी, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसकी तरफ शिफ्ट हो गए। तो अब ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे के नियर बाय आ गए। ये नियर बाय आने की वजह से रिपल्शन होगा, और लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा है, सीखा है कि रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल बढ़ता है। ठीक है, इसीलिए व्हेन वी कंपेयर अमोनिया एंड फॉस्फीन यू विल फाइंड कि बॉन्ड एंगल इन केस ऑफ अमोनिया इज ग्रेटर, बट वाई नॉट इन केस ऑफ फॉस्फीन? क्योंकि फॉस्फीन और हाइड्रोजन के बीच में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है। तो अगर ऑलमोस्ट सेम है तो यहाँ पे जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है ये ऐसे बीच में ही पड़े रहेंगे। एग्जैक्ट बीच में तो नहीं होंगे, कुछ तो गैप होगा, बट फॉस्फोरस की तरफ भी ज़्यादा नहीं जाएंगे, हाइड्रोजन की तरफ भी ज़्यादा नहीं जाएंगे, ऑलमोस्ट बीच में रहेंगे। और जब वो ऑलमोस्ट बीच में रहेंगे, इसका मतलब ये लोग, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके पिछले वाले केस के कंपेयर में, ठीक है, अगर मैं पिछले वाले केस के साथ कंपेयर करूं तो पिछले वाले केस के कंपेयर में इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या है, मोर है। और इससे अमोनिया वाले केस में इन दोनों इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच का जो ये डिस्टेंस था, ये डिस्टेंस कैसा था, लेस था। मोर डिस्टेंस मीन्स लेस रिपल्शन, और लेस रिपल्शन मतलब उसको अपने बॉन्ड एंगल में ज़्यादा कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा बस वो चेंज करेगा। और 90 डिग्री क्योंकि होना चाहिए था, अभी ड्रैगो ने बताया कि यहाँ पे ओवरलैपिंग होती है, तो ओवरलैपिंग के हिसाब से 90 होना चाहिए था, बट भाई साहब ने बोला अरे भाई थोड़ा तो रिपल्शन होगा ही ना, पूरा संपूर्ण तरीके से तो मैं रिपल्शन हटा नहीं पाऊंगा, तो उसका जो बॉन्ड एंगल है वो हल्का सा 94 हो गया, इसीलिए बॉन्ड एंगल 90 से 94 हुआ। समझ रहे हो? ठीक है, क्यों? अब ये जो मैंने प्रीवियस वीडियो लिया था उसकी भाषा मुझे ऐसा लगता है समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब आ जाते हैं आप लोगों के इस पे, आर्सेनिक उठा लो, AS और AH, ठीक है, इसको ले लो। अब बताते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की तो पता ही है, आर्सेनिक की देखो फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे भी नहीं पता, और मेरे को जानने में कोई मतलब भी नहीं है कि उसकी क्या है। ठीक है, अगर मैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो बट अगर मैं इसमें ये देखूँ कि फॉस्फोरस के नीचे आता है आर्सेनिक, तो ऑब्वियसली जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉस्फोरस की थी आर्सेनिक की उससे कम ही होगी। ज़्यादा गैप तो नहीं आता है, बट थोड़ा सा ही आता है गैप, थोड़ी सी कम होगी। तो अगर मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड अभी भी बीच में ही पड़े हुए हैं लो ऐसे, तो अगेन क्या होगा बताओ, इसका जो साइज़ बढ़ रहा है ना, इसका देखो साइज़ बढ़ रहा है, साइज़ बढ़ने से सरकमफरेंस बढ़ेगा, सरकमफरेंस बढ़ने से ये जो बॉन्डेड एटम्स हैं ये थोड़े मतलब क्या हो जाएंगे, अपार्ट रहेंगे। ऊपर से आप लोगों का रिपल्शन भी कम है, तो इससे बॉन्ड एंगल और कम हो जाता है। 93 जा 90 होना चाहिए, तो चलो 93 कर लेते हैं। तो ये रीज़न होता है कि क्यों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को जब आप बढ़ाओगे तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सेंट्रल एटम की बढ़ती है तो वो क्या करती है, जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे अपनी तरफ खींच लेती है, और उसके सरकमफरेंस पे वो निगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होने लगता है, और वो निगेटिव चार्ज रिपल्शन क्रिएट करता है। और उस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग, मतलब वेस्पर में बोल देती हूँ बट VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग बॉन्ड एंगल को इंक्रीज करने की नौबत आ जाती है। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं हम लोग हमारे केस नंबर 2 पे। व्हाट इज योर केस नंबर 2? सेंट्रल एटम को हम लोग फिक्स रखेंगे, लेकिन जो हमारे साइड एंगल्स हैं उन साइड एंगल्स को हम लोग क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। और रही बात लोन पेयर्स की, तो लोन पेयर्स को हम लोग क्या रखेंगे, आप लोगों का क्या कहते हैं उसको, अलग 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 रख देंगे। चलो ठीक है, ओके, आगे बात बताइए और क्या है। आगे बातचीत अब ये है कि एग्जाम्पल इसका रूल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रूल। आपको अगर पेपर में कोई चीज़ याद आए ना आए, रूल याद होना सबसे ज़रूरी होता है। तो देखो, इसका एक बहुत ही सिंपल सा फंडा सा रूल है, बट उस रूल में आपको रूल इज़ नॉट वैलिड फॉर फ्लोरीन। ठीक है, क्यों फ्लोरीन के लिए वैलिड नहीं है? क्योंकि फ्लोरीन तुम जानते हो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज़ है यार, उसके लिए कोई रूल कैसे बना सकते हो, उसको तो सेंट्रल एटम में भी नहीं रखते हैं, सोचो हम लोग। ठीक है, तो फ्लोरीन के लिए रूल अप्लाई नहीं होगा। तो ऐसे में टर्मिनल एटम, यानी कि जो साइड एटम है, साइड एटम को कई बार लोग टर्मिनल एटम भी कहते हैं। टर्मिनल का मतलब होता है कॉर्नर एटम। ठीक है, तो जो टर्मिनल एटम होता है, इस टर्मिनल एटम का जितना ज़्यादा साइज लोगे, जितना बड़ा साइज लोगे, उतना बड़ा आपका बॉन्ड एंगल होगा। यानी कि जब हम लोग साइड एटम की बात करते हैं तो साइड एटम के हम उसका क्या देखते हैं, आप लोग उसका साइज देखते हो,
और जितना बड़ा उसका साइज होगा उतना ही ज़्यादा उसका बॉन्ड एंगल होगा, एक्सेप्ट व्हाट फ्लोरीन। फ्लोरीन को अगर मैं छोड़ दूँ तो, ठीक है, फ्लोरीन को अगर मैं छोड़ दूँ तो फ्लोरीन के केस में यू हैव टू कंसीडर द फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उसमें डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, नॉट आप लोगों का क्या कहते हैं क्या नाम है इसका, साइज वाला फैक्टर। जैसे क्वेश्चन पे मूव करते हैं, लेट्स से यू हैव OF2, ये आप लोगों के पास OF2 है, देखो लोन पेयर फिक्स। नाउ यू हैव OCl2। प्रीवियस वीडियो में भी मैं 2 एग्जाम्पल दे चुकी हूँ विद डेटा, अभी ज़्यादा एग्जाम्पल लेके क्या मतलब है, रूल ही तो लगाना है। अब बताओ, खुद लॉजिकली सोचो, मैंने जो बोला है कि साइज बढ़ जाने से बॉन्ड एंगल बढ़ता है, क्यों बढ़ता है वो खुद भी अपने दिमाग पे जोर लगाओ, और खुद अपने दिमाग पे जोर लगाने के बाद सोचो। आयोडीन का साइज एक बार अपने दिमाग में इमेजिन करो, इट इज़ लाइक अ बिग फुटबॉल, बड़े फुटबॉल के जैसे है, एंड यू आर हैंगिंग दैट 2 फुटबॉल्स ऑन लिटिल ऑक्सीजन। छोटे से ऑक्सीजन पे आप उसको हैंग करके रखे हो। तो अभी ऑक्सीजन का जो सरकमफरेंस है वो तो चारों केसेस में सेम है, ठीक है, चारों केसेस में आप लोगों का जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन का सरकमफरेंस क्या है, सेम है। तो अब जो ऑक्सीजन नामक प्राणी है उसका तो सरकमफरेंस यार सभी के केस में सेम है। ये OF2, OCl2, OBr2, मतलब जितनी स्पेस 2 फ्लोरीन्स को लग रही है उतनी ही स्पेस वो 2 आयोडीन्स को भी दे रहा है। अब आयोडीन से तुम्हें पता है बड़े बड़े साइज़ के होते हैं, तो ये बड़ा सा साइज़ का जो आयोडीन है और इधर से जो बड़ा सा साइज़ का आयोडीन है, इनके बीच में बहुत ही लिटिल गैप होगी, चिपके नहीं हुए हैं ऑब्वियसली, उनके बीच में बहुत लिटिल गैप होगी। लिटिल गैप का मतलब रिपल्शन, और रिपल्शन का मतलब ये लोग चाहेंगे कि एक दूसरे से अपने आप से दूर हो रिपल्शन को हटाने के लिए, तो एक दूसरे से अपार्ट मूव करेंगे। अगर ये दोनों एक दूसरे से अपार्ट मूव करेंगे, सोचो इनके बीच का क्या हो जाएगा, इनके दोनों के बीच के वो जो आर्म्स हैं वो ऐसे दूर हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे मतलब बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा, खत्म हो गई कहानी, बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन अब अगर तुम यही सेम लॉजिक लगाने बैठ गए, यही सेम लॉजिक, अच्छा अभी क्या होगा, ये होगा बॉन्ड एंगल का ऑर्डर, ठीक है। अच्छा अब बोलोगे मैडम आपने फ्लोरीन में तो यहाँ पे रूल अप्लाई नहीं किया। अरे बाबा, फ्लोरीन तो वैसे भी लीस्ट ही आ गया ना, एक मतलब देखो कहाँ पे वो रूल अप्लाई करना है उसको समझो। अभी जैसे ऑक्सीजन है, अच्छा इसके आजू बाजू मेरे पानी है, पानी का बॉन्ड एंगल अब तो मेरे हिसाब से तुम्हें रट जाना चाहिए, 104 के अप्रॉक्स होता है। अब मान लेते हैं मैंने एक उठा लिया ये, अब तुम कंपेयर करो, अब अकॉर्डिंग टू अबोव रूल, अकॉर्डिंग टू अबोव रूल, अगर मैं अबोव रूल के अकॉर्डिंग चलूँ तो हाइड्रोजन वर्सेस फ्लोरीन किसका साइज बड़ा है, फ्लोरीन का। फ्लोरीन में ज़्यादा रिपल्शन होगा, और ज़्यादा रिपल्शन होगा तो तुम ये उम्मीद करोगे कि फ्लोरीन हाइड्रोजन के कंपेयर में ज़्यादा बॉन्ड एंगल करना चाहिए था, ये आपका एक्सपेक्टेड था, ये आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये वाला आपका एक्सपेक्टेड ऑर्डर था। लेकिन रियलिटी में ऑर्डर ये निकला, क्यों निकला, कि बिकॉज फ्लोरीन इलेक्ट्रोनिगेटिव स्पीशीज़ है, और इलेक्ट्रोनिगेटिव स्पीशीज़ किसके कंपेयर में, सेंट्रल एटम के कंपेयर में। तो यानी कि अब जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है जो कि कायदे से बीच में रहना चाहिए था, एज वी डिस्कस्ड अबोव, बट वो बीच में तो रहता नहीं है, स्लाइटली शिफ्ट हो जाता है इलेक्ट्रोनिगेटिव स्पीशीज़ की तरफ, तो वो हल्का सा ना इधर से शिफ्ट हो गया। और अब तुम देखो इलेक्ट्रॉन के क्लाउड इधर शिफ्ट हुए, इलेक्ट्रॉन के क्लाउड यहाँ शिफ्ट हुए, क्या इन 2 इलेक्ट्रॉन के क्लाउड का आपस में कोई रिपल्शन होगा क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी ये लोग एक दूसरे से डिस्टेंस में। अगर ऑक्सीजन पे शिफ्ट होते तो रिपल्शन होता, वो तो अभी कॉर्नर में खिसक गए, वो आपस में क्या हो गए, फैल गए। लाइक आप लाइट में पढ़ते हो ना, लाइट रेस में 10th में आपने पढ़ा होगा कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस लाइट रेस का, ये क्या हो गए, डाइवर्ज हो गए, ये फैल गए। तो इनके डाइवर्जेंस की वजह से उनके बीच में वैसे भी रिपल्शन कम है, ठीक है, उनके बीच में वैसे भी रिपल्शन कम है, वो पहले से ही स्टेबल है। सो देयरफॉर ये इसका एक्सपेक्टेड ऑर्डर जो होना चाहिए था वो नहीं होता, रियलिटी में ये ऑर्डर होता है। सो देयरफॉर फ्लोरीन को आप तब इस तरीके के रूल में अप्लाई करोगे जब आप फ्लोरीन का साइज किसी और के साथ कंपेयर कर रहे हो। फ्लोरीन और हाइड्रोजन का साइज आप कंपेयर कर सकते हो, फ्लोरीन और आयोडीन का साइज कहाँ से कंपेयर करने बैठ गए, फ्लोरीन कहाँ, आयोडीन कितना बड़ा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ड्रैगोस रूल, और कुछ इसमें नहीं है। हाँ, अब जाते जाते कुछ जीके फैक्ट्स की बातचीत ले जाओ, बिकॉज दीज जीके फैक्ट्स आर गोइंग टू हेल्प यू वेयर इन डायग्राम्स, जो कि आपको अपने छोटे से मेमोरी में फीड करते जाने हैं। एंड दीज डायग्राम्स आर, जैसे अगर मैंने तुमसे कहा कि P4O6 का अगर तुम्हें स्ट्रक्चर बनाना है, और मैंने तुमसे कहा कि आपको P4O10 का स्ट्रक्चर बनाना है, तो आपको पता होना चाहिए दोनों के स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं। जस्ट मेक अ क्वाड्रिलैटरल विथ फॉस्फोरस एट ईच वर्टेक्स, ठीक है, मैंने इस तरीके से एक क्वाड्रिलैटरल बना लिया, एक मिनट रुको, नॉट क्वाड्रिलैटरल, सॉरी, आपने फॉस्फोरस को इस तरीके से 4 तरीके कोने पे ऐसा रख दिया, वी आर मेकिंग अ रंगोली, ठीक है। जस्ट put 1 oxygen between each phosphorus like this,
इस तरीके से हमने डाल दिया, तो हम लोगों का जो P4 चाहिए था वो तो बन गया. Similarly, if you are going to make a P4O10, you have to place 4 phosphorus atoms like in a form of quadrilateral, and just insert oxygen atom between each phosphorus atom like this. Okay. अच्छा, अब उसके बाद O6 को आप कैसे सॉर्ट आउट करोगे? ये इस तरीके से, ये ऐसा, ये बीच में से. इफ़ यू कैन फील इट इन अ सेंस ऑफ अ ज्योमेट्री, इट इज़ अ डायगोनल. ठीक है, डायगोनल के टर्म्स में. फिर यहाँ एक ऑक्सीजन और ये इस तरीके से फॉस्फोरस से कनेक्ट. दिस इज योर P4O6 विथ ईच फॉस्फोरस एटम हैविंग one lone pair, and each oxygen atom will have how many lone pairs? 2 lone pairs. So what is the hybridization of your oxygen atom? Oxygen atom की hybridization होगी sp3, and also phosphorus atom की भी कितनी होगी? sp3, क्योंकि 3 बॉन्ड बना रहा है. देखो, एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड और एक लोन पेयर. बट when you are making P4O10, तो in case of P4O10 आप लोगों के यहाँ पर आई डू एग्री कि यहाँ पर ये होता है, आई डू एग्री कि यहाँ पे ये होता है, बट इससे तो सिर्फ P4O6 बना. व्हाट अबाउट P4O10? तो P4O10 के केस में जो फॉस्फोरस के ऊपर के लोन पेयर थे ना, वो भी यूटिलाइज हो जाते हैं और इस तरीके से बॉन्ड बनता है. ये ऐसे बॉन्ड, ये होता है इसका स्ट्रक्चर. राइट, ये इसका स्ट्रक्चर. ठीक है, क्या होता है? ये होता है इसका स्ट्रक्चर. क्या हाइब्रिडाइजेशन में कोई फ़र्क पड़ा? नो चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन. बट हियर द फॉस्फोरस वॉज मेकिंग, ठीक है, हियर द फॉस्फोरस वॉज मेकिंग अ बॉन्ड विथ सिंगल ऑक्सीजन एटम. बट यहाँ पे फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच का जो ये बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड को हम कहते हैं पी पाई डी पाई बॉन्ड. पी पाई डी पाई बॉन्ड ये क्या होता है? बैक बॉन्डिंग में हम लोग सीखेंगे कल. पी पाई डी पाई बॉन्ड, यानी कि P4O10 में आप लोगों को क्या देखने को मिलता है? पी पाई डी पाई बॉन्ड. ठीक है, बैक बॉन्डिंग देखने को मिलती है. क्या देखने को मिलती है? बैक बॉन्डिंग. ठीक है, क्या देखने को मिलती है? बैक बॉन्डिंग. लास्ट वीडियो में मैंने बैक बॉन्डिंग का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी दिया था कि एक एटम जो होता है वो उसके पास अपना एक ऑर्बिटल पूरी खाली होता है और दूसरे के पास उसको देने के लिए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो जब कोई एक स्पीशीज अपने ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को वाया पाई बॉन्ड शिफ्ट कर रही है, सिग्मा बॉन्ड से तो शिफ्टिंग होगी नहीं, पाई बॉन्ड अगर वो शिफ्ट करे देन दैट इज नोन एज बैक बॉन्डिंग. ठीक है, लास्ट क्लास में भी बताया था. तो ये दो स्ट्रक्चर आपको पता होने चाहिए. बस खत्म. इस स्ट्रक्चर के बेसिस पे कोई भी सवाल पूछा जा सकता है कि P4O10 में कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है, कितने बैक बॉन्डिंग है, कितने ब्रिज बॉन्ड्स हैं. ठीक है, वैसे तो और इसके बारे में मैं और डिटेल इन्फॉर्मेशन देती रहूंगी आगे की क्लास में, बट आज की क्लास में इन स्ट्रक्चर्स का तुम्हारे भेजे के अंदर फिट होना बहुत ज़रूरी था. ठीक है, तो ये दो याद रखो. कल भी हम स्ट्रक्चर्स पे ही बात करेंगे. कल हम जो बात करेंगे जिन स्ट्रक्चर्स से, मैं रोज क्लास के खत्म होने के बाद दो तीन स्ट्रक्चर्स होंगी. कल हम जिन स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे वो फॉस्फोरस के एसिड्स वाले स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, यानी कि फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड, ऑक्सी फॉस्फोरस एसिड, इस टाइप के एसिड्स के बारे में. तुम्हें धीरे धीरे अपनी बैक साइड की मेमोरी में ये सारी चीज़ें कैसी हैं स्टोर करनी है. ठीक है, इन सारी चीज़ों को आपको क्या करना है? स्टोर करना है. और ये जो P4O10 का स्ट्रक्चर है, जो P4O6 का स्ट्रक्चर है, ये इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, ये आप लोगों का इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, क्यों इम्पॉर्टेंट है? इससे क्वेश्चन देखो कैसे आएंगे कि फॉस्फोरस ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है. ओरली दिमाग में कैलकुलेशन करो. व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ फॉस्फोरस? You will say electronic configuration of phosphorus will be 1s2 2s2 2p6 3s2 3p what do we say 3p3, right? यानी कि फॉस्फोरस अपना 3p यूज कर रहा है बॉन्डिंग के लिए. ठीक है, 3p यूज कर रहा है. बट एज वी नो यहाँ तो बॉन्डिंग ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, यहाँ तो हाइब्रिडाइजेशन हो रही है. तो फॉस्फोरस ने क्या किया? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज किया. सेंट्रल एटम इज बिकॉज फॉस्फोरस क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है. लेकिन ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन क्या कर रहा है? ऑक्सीजन अपना P यूज कर रहा है. क्या यूज कर रहा है? P. वाई P? क्योंकि ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2s2 2p4. तो ऑब्वियसली जो साइड एटम्स होते हैं वो हाइब्रिडाइजेशन नहीं करते, वो डायरेक्ट ओवरलैपिंग करते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ. तो ऐसे में ऑक्सीजन अपना 2p यूज कर रहा है. तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में जो आपको ये बॉन्ड दिख रहा है, दिस इज sp3p ओवरलैपिंग. कौन सी प्रकार की ओवरलैपिंग है? sp3 और p के बीच की. sp3 किसकी वजह से? फॉस्फोरस की वजह से, बिकॉज इन P4O6 फॉस्फोरस है सेंट्रल एटम. और p किसकी वजह से? ऑक्सीजन की वजह से. किसी को भी अगर डाउट हो कि मैडम आपने p कैसे लिया, यू कैन जस्ट मैसेज मी, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगी, बट अभी भी बता देती हूँ कि मैंने p इसलिए लिया क्योंकि ऑक्सीजन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 2p4 होता है.
तो इसका मतलब ऑक्सीजन के जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो 2p में मौजूद है, तो इसका मतलब ये sp3 और 2p के बीच की ओवरलैपिंग है। बराबर है, समझ रहे हो? ओके। तो कौन सा बॉन्ड बना? सिग्मा बॉन्ड बना। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि P4O6 में कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं और कितनी sp3p ओवरलैपिंग है। तो जिसको स्ट्रक्चर पता होगा वो ये कर पाएगा। ठीक है, बराबर। अच्छा, इसके अलावा एक और क्वेश्चन आ सकता है कि P4O6 में आप लोगों का जो एक फॉस्फोरस एटम है, ये एक फॉस्फोरस एटम और कितने ऑक्सीजन एटम से जुड़ा है? तो हम जवाब देंगे 3 ऑक्सीजन एटम से। यू कैन काउंट इट। देखो, एक इस तरफ से, एक इस तरफ से, एक इस तरफ से। ठीक है, क्वेश्चन कैन बी इस फॉर्मेट में भी पूछा जा सकता है करके। ठीक है, कि आप लोगों का जो ईच ऑक्सीजन एटम है वो कितने फॉस्फोरस एटम से जुड़ा है। तो तुम चेकआउट कर लो, वो ईच ऑक्सीजन एटम कितने लोगों से जुड़ा है। चेक करो जल्दी से, क्या पाओगे कि एक ऑक्सीजन एटम आप लोगों के 2 फॉस्फोरस एटम से जुड़ा है। देख लो ना, बीच वाला। ठीक है, बीच वाला 2 फॉस्फोरस से जुड़ा है, ये आ सकता है। बराबर बराबर, इसे क्या आ सकता है? ये आ सकता है। अच्छा, अब ये जो ऑक्सीजन है ये सेंट्रल एटम तो नहीं है, क्या इसको साइड एटम बोलूँ क्या? नहीं, इसको इस पर्टिकुलर केस में कहा जाता है ब्रिजिंग एटम्स। ठीक है, इसे क्या कहा जाएगा? ब्रिजिंग एटम्स कहा जाएगा। इसे क्या कहा जाएगा? ब्रिजिंग एटम्स कहा जाएगा। बराबर है। ठीक है, बस खत्म हो गया है ना। ये वाली प्रवचन हमारे समाप्त हो गए, और तो कुछ इसमें है नहीं बताने लायक, और तो कुछ भी नहीं था। वो मैंने तुम लोगों को जितना था वो सारा का सारा ज्ञान ट्रांसफर कर दिया। हाँ, अब एक होता है P4O8 का स्ट्रक्चर। तो तुम खुद अपनी छोटी सी बुद्धि लगाओ। P4O6 तुम्हारे सामने है, P4O10 तुम्हारे सामने है, सो P4O6 कितना होगा, सॉरी P4O8 कितना होगा? ये जैसे मैंने 4 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनाए हैं, तुम उसके बदले सिर्फ 2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनाना। समाप्त, इजी, सिंपल। हाँ, लेकिन वो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऐसे एडजेसेंट ना बना लेना। ठीक है, एक दूसरे के 180 डिग्री, मतलब अगर एक यहाँ बना रहे हो तो दूसरा यहाँ बनाना, फिर एक यहाँ बना रहे हो तो दूसरा यहाँ बनाना। ये आजू बाजू वाला केस इज नॉट एट ऑल। एक मिनट, अरे यार वो मिटाना, अब वो मिटेगा नहीं। ठीक है, नोट्स कॉपी, रुको 1 मिनट। ठीक है, तो ये बात P4O8 का स्ट्रक्चर मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी कॉपी में खुद बना लेंगे। ठीक है, अच्छा, अब बात आती है बॉन्ड एंगल के बारे में। तो देखो, P4O6 के अगर मैं बॉन्ड एंगल के बारे में बात करूँ तो थोड़ा सा तुम्हें डेटा याद करना पड़ेगा। अभी जैसे मैंने जो ये स्ट्रक्चर बनाया है, इस स्ट्रक्चर से आपको ऐसा अपीयर हो रहा है कि ये सीधी लाइन है, POP एक सीधी लाइन है। बट छोटे से अपने भेजे में दिमाग चलाओ, हाउ कैन दिस POP अ सीधी लाइन इफ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फॉस्फोरस इज sp3? बराबर, क्या ये लाइन 180 डिग्री की हो सकती है क्या? नहीं। तो बेसिकली ये जो बॉन्ड एंगल होता है अंदर की तरफ से, ठीक है, सॉरी मेरे को ऐसा नहीं बनाना चाहिए, ये अंदर की तरफ से, ये यहाँ से, दिस बॉन्ड एंगल इज फाउंड टू बी 127 डिग्री। ठीक है, दिस बॉन्ड एंगल इज फाउंड टू बी व्हाट? 127 डिग्री। ये 127 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। एंड इवन यहाँ पे आप लोगों को एक बॉन्ड एंगल और पाया जाता है। कौन सा वाला? ये वाला। दिस बॉन्ड एंगल इज फाउंड टू बी 99 डिग्री। तो यहाँ पे 2 प्रकार के बॉन्ड एंगल है, बस ये याद रखना। यहाँ पे चारों बॉन्ड एंगल, मतलब पूरे बॉन्ड एंगल सेम नहीं होते। यहाँ पे 2 टाइप के बॉन्ड एंगल्स होते हैं। कौन से 2 टाइप के बॉन्ड एंगल होते हैं? एक होता है POP, मतलब फॉस्फोरस एटम, ऑक्सीजन एटम, फॉस्फोरस एटम। ठीक है, और दूसरा होता है OPO, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस और O। जैसे अपन बोलते हैं ना, एंगल ABC, एंगल BAC, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये सारे प्रवचन अभी हम समाप्त करते हैं, और बाद में तुम लोगों के पास सारा ज्ञान दे दिया गया है। बैक बॉन्डिंग क्या होती है ये हम लोगों के कल का पार्ट है। बैक बॉन्डिंग और बैंक्स रूल, ये 2 चीज़ें हम लोग कल कवर करेंगे। ठीक है, और ऐसे ही 2 स्ट्रक्चर के और साथ धीरे धीरे स्ट्रक्चर्स को अपने बैक मेमोरी में फिट करना शुरू कर दो। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी कि जो क्वेश्चन हम लोगों ने डाले थे डिस्कशन के लिए, मैंने जो होमवर्क दिया था उसको मैं जल्द से जल्द डिस्कस कर लूँ। उसमें मैं डाउट्स इसीलिए नहीं मंगा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है डाउट्स बहुत सारे होंगे। कई लोग बोलते ही नहीं है, बस चुपचाप बैठे हुए रहते हैं साइलेंट वॉरियर बनकर। तो उन लोगों के लिए डिस्कशन कर दिया जाए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, और फिर बाद में अगर तुम लोग जो शीट वगैरह के डाउट है, अगर वो मैं डिस्कस नहीं करती, उसमें तो जो इंसान जितना पूछेगा उसको उतना आता है। क्योंकि अगर आपको ऑलमोस्ट एक शीट डिस्कस करके दी जा रही तो एटलीस्ट इतनी जिम्मेदारी आपकी बनती है कि दूसरी आप बनाओ और पूछो। अब हर शीट अगर मैं डिस्कस करने बैठ गई तो उसमें क्या हो जाएगा? टाइम वेस्ट, राइट। और तुम्हें भी तो कुछ बनाना है, तुम्हें भी तो आदत डालनी है पूछने की, क्योंकि इट इज़ नॉट अ 10th स्टैंडर्ड। आपको कोई घसीट नहीं सकता 90% तक।
आपको खुद उठ के भागना पड़ेगा। अगर नहीं भाग पाओगे तो मरोगे। ठीक है, चलो फिर से अभी होगा करते हैं।